यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारों तुम मेरा साथ दो जरा, मेरा दिल खो गया है, किसी का हो गया है, मेरा दिल खो गया है, किसी का हो गया है। जाग उठी है नींदें, जाग उठी है नींदें, चैन कहीं सो गया है। ओ यारा बे, यारा बे, ओ यारा बे, यारा बे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का आज दूसरा दिन। पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना और 25 करोड़ दिए दान। श्रीलंकाई वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयललिता की आपत्तिजनक तस्वीर पर हंगामा। श्रीलंकाई टीम को चेन्नई छोड़ने के लिए कहा गया। निठारी हत्याकांड केस के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को जमानत दी। और पारस्कर पर सामना में छपे संपादकीय पर मचे विवाद के बाद शिवसेना का पलटवार। सामना में दी नसीहत, बिना पूरा पड़े न करे मीडिया ट्रायल जैसी हरकत। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करेंगे हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास देश के साथ साथ विदेश और पड़ोसी देशों में भी गूंज रहा है। वहीं इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने पहले भूटान और अब उन्होंने नेपाल का दौरा किया है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। सबका साथ सबका विकास, मोदी की विदेश नीति का महामंत्र। सार्क देश में अपना असर बढ़ाने की पहल। मोदी का नेपाल दौरा। सबका साथ सबका विकास, पीएम मोदी का ये नारा सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि मोदी ये मंत्र अपनी विदेश नीति में भी अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने इस मंत्र से सार्क देशों के साथ भारत के रिश्ते को नए रास्ते पर लाना चाहते हैं। यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद से ही मोदी सरकार का पड़ोसी देशों की तरफ विशेष ध्यान है। माना यही जा रहा है कि जैसे जैसे सार्क देशों में भारत की अहमियत बढ़ेगी, विश्व मंच पर भी भारत की छवि एक विश्व नेता के तौर पर निखरने लगेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के बाद अब 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंचे। भारत का कोई प्रधानमंत्री 17 साल बाद नेपाल के दौरे पर है। इन 2 दिनों की यात्रा में मोदी का मकसद है नेपाल के साथ भारत के रिश्ते को और बेहतर बनाना। सिर्फ यही नहीं, मोदी ने संसद में नेपाल को करीब 10,000 करोड़ नेपाली रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा भी की है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आज ये भी आपको घोषणा करके जाना चाहता हूं। भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा। आप इसे हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब
$1 बिलियन जैसे अमाउंट में आज, और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है, उसके साथ इसको जोड़ना जरूर वो अलग है, वो दे दिया, ये नया है। आज मोदी ने काठमांडू में करीब 1 घंटे तक पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नेपाल यात्रा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक है। मोदी के नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गई। इस भव्य स्वागत में नेपाली पीएम सुशील कोइराला के अलावा नेपाल के उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम और प्रकाश मान सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से विदेश नीति में सबका साथ और सबके विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाएंगे, ये शपथ ग्रहण के ठीक बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खाका भी साफ करते हुए कहा था कि सबका विकास और सबका साथ का नारा अमेरिका से भी ज्यादा भारत के पड़ोसी देशों के लिए है, रिश्तों में नई गर्माहट के लिए है। जाहिर है अब दूसरे पड़ोसी देश मोदी के इस नारे से दिल से सामने आते हैं या फिर ये नीति भी डिप्लोमेसी की एक असफल कोशिश बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी पर। नजमा हेपतुल्ला ने निशाना साधते हुए कहा है कि मुसलमानों का राजनीति के लिए उपयोग कांग्रेस ने किया है, जिसके कारण आज तक देश के मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति सुधर नहीं पाई है। भाजपा की सरकार आते ही मुसलमानों के लिए उस्ताद और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसे एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। और उन्होंने एक ईद मिलन समारोह में शिरकत करते हुए ये तमाम बातचीत को अपने लोगों के सामने रखा। जो हमारी मल्टी सेक्टोरल स्कीम है, अगर उसमें वो आते हैं तो उसके जरिए करेंगे, नहीं तो 15 पॉइंट प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री का है उसके जरिए जिस मंत्रालय से ये स्कीम मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सब मिलके एक पैकेज बना के करेंगे। उन्होंने मुझे इस बारे में कहा है कि मैंने बताया ना, एजुकेशन की स्कीम है, स्कॉलरशिप की स्कीम है, लड़कियों की नई रोशनी है, उस्ताद की स्कीम है, हमारी धरोहर है, वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम है, बहुत मल्टी सेक्टोरल स्कीम है, बहुत स्कीमें हैं जो हमने बनाई हैं और सरकार पूरी तरह से हमारी। और बात करेंगे दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में आए भूकंप से कम 367 लोगों की मौत हो गई और 1880 लोगों के करीब घायल होने की खबर आ रही है। भूकंप जो था ये लगभग 6.3 तीव्रता रेक्टर स्केल के ऊपर इसका पैमाना नापा गया है। मॉडल से रेप करने का आरोप झेल रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर पर सामना में छपे लेख पर बवाल के बाद शिवसेना ने आज फिर से पलटवार करते हुए संपादकीय में छापा है, जिसमें शिवसेना ने कहा है कि बिना पूरा संपादकीय पढ़े और समझे बिना लोग विवाद को तूल दे रहे हैं। लेख में मीडिया पर निशाना साधते हुए मीडिया ट्रायल न करने की भी नसीहत दी। गौरतलब है कि सामना में इससे पहले सुनील पारस्कर पर लगे रेप आरोप पर अपनी संपादकीय में लिखा था कि पुरुषों पर बलात्कार के आरोप लगाना फैशन बनता जा रहा है। साथ ही सामना में इस बात पर भी सवाल उठाया गया कि आखिर मॉडल को 6 महीने बाद इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की याद कैसे आई है। एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों बता दें, जहां तक मॉडल से रेप करने का आरोप झेल रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील पारस्कर पर सामना में छपे लेख पर बवाल के बाद शिवसेना ने आज फिर से पलटवार करते हुए संपादकीय में छापा है, जिनमें शिवसेना ने कहा है कि बिना पूरा संपादकीय पढ़े और समझे बिना लोग विवाद को तूल दे रहे हैं। लेख में मीडिया पर निशाना साधते हुए मीडिया ट्रायल न करने की भी नसीहत दी गई है। गौरतलब है कि सामना में इससे पहले सुनील पारस्कर पर लगे रेप आरोप पर अपनी संपादकीय में लिखा था कि पुरुषों पर बलात्कार के आरोप लगाना फैशन बनता जा रहा है। साथ ही सामना में इस बात पर भी सवाल उठाया गया था कि आखिर मॉडल को 6 महीने बाद इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की याद कैसे आई। यूपीएससी की परीक्षाओं से CSAT को खत्म करने की भाषाई और विपक्ष की
मांग सरकार ने ठुकरा दी है। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर संसद में काफी हंगामा हुआ था। लोकसभा में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संकेत दिए हैं कि सीसैट खत्म नहीं होगा। छात्रों को राहत देते हुए सरकार ने 2011 में परीक्षा देने वाले छात्रों को 2015 में एक और मौका देने की बात कही है। सीसैट में अंग्रेजी पेपर के नंबर नहीं जुड़ेंगे, साथ ही मेरिट या अपग्रेडेशन में नंबर शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले पर यूपीएससी की मोहर लगनी अभी बाकी है। और कुदरत का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं नेपाल के उत्तर पूर्व में भारी बारिश के चलते भूस्खलन में 200 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन से सारे मिट्टी के ढेर संकोशी नदी के पास आकर जमा हुआ है। जल्द इस बारे में नहीं सोचा गया तो बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर भारत के बिहार राज्य पर भी पड़ सकता है। बॉलीवुड के महान गायक और भारत संगीत के फूंकार माने जाने वाले किशोर कुमार की 86वीं जयंती है। आज लोगों के दिलों में वो आज तक छाए हुए किशोर कुमार, उनके गीतों को आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। संगीत के साथ साथ अभिनय की दुनिया में भी महारत हासिल की थी उन्होंने। और वहीं उनके 86वीं जयंती के मौके पर आइए देखते हैं उनके जिंदगी की छोटी सी एक झलक। किशोर कुमार जितने बेहतरीन गायक और अभिनेता थे, उतने ही शानदार इंसान भी थे। आज पूरा देश इनके जन्मदिन के मौके पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में 4 अगस्त 1929 को जन्म लेने वाले बॉलीवुड के इस महानायक को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। इनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर बसे हुए हैं। एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में जन्मे किशोर कुमार ने हिंदी सिनेमा के 3 नायकों को महानायक का दर्जा दिलाने में खास भूमिका निभाई थी। एक वक्त था जब बॉलीवुड के कई महानायकों की आवाज थे किशोरदा। इनकी आवाज की जादू से देवानंद सदाबहार हीरो कहलाए और राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। कहा जाता है कि किशोर कुमार की आवाज के कारण ही अमिताभ बच्चन महानायक कहलाने लगे। 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने शादी की और इन्होंने अपना नाम बदलकर इस्लामिक नाम करीम अब्दुल रख लिया था। फिल्म महलों के ख्वाब में ये दोनों करीब आए थे। किशोर कुमार यूं तो अशोक कुमार यानी दादा मुनि के भाई थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी सिनेमा में अलग ही पहचान बनाई। साल 1969 में निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्म आराधना के जरिए किशोर कुमार गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बने। इस फिल्म में किशोर कुमार ने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने गाए और फेमस हो गए। फिल्मों में इनके हास्य किरदार को लोगों ने खूब सराहा। इनकी फिल्म पड़ोसन को लोग आज भी याद करते हैं तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। किशोरदा एक बेहतरीन गायक के साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर, एक्टर, कॉमेडियन और लेखक भी थे। बॉलीवुड के महान सिंगर स्वर्गीय किशोर कुमार की आज 50वीं जन्मतिथि है। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। कम ही लोग जानते होंगे कि किशोरदा का बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। सिनेमाई दुनिया से जुड़ने के साथ ही इन्होंने अपना नाम किशोर कुमार रख लिया था। 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक के कारण किशोरदा का निधन हो गया था। किशोरदा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनके पिता कुंजालाल गांगुली एक वकील थे और मां गौरी देवी गृहिणी थी। किशोरदा ने अपने सिनेमा करियर की शुरुआत मूवी स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज से बतौर कोरस सिंगर की थी। 1946 में इन्होंने बतौर अभिनेता फिल्म शिकारी से बड़े पर्दे पर एंट्री ली। इस फिल्म में इनके बड़े भाई अशोक कुमार लीड किरदार में थे। 1948 में जिद्दी फिल्म के लिए इन्होंने मरने के दुआएं क्यों मांगूं जैसा गीत गाकर प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। चलती का नाम गाड़ी 1958, नॉटी बॉय 1962 और पड़ोसन 1964 जैसी कई फिल्मों में इनकी अदाकारी ने सिनेमा प्रेमियों का खूब मनोरंजन किया। जहां तक सिंगिंग टैलेंट की बात है तो आज किशोरदा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन रूप तेरा मस्ताना, आराधना 1969, खैके पान बनारस वाला डॉन 1978, पग घुंघरू बांध, मीरा नाची रे, नमक हलाल 1982, दे दे प्यार दे, शराबी 1984 जैसे कई सॉन्ग इन्होंने गाए हैं जो आज भी श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई।
तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी? कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास? कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ? चल रहा है सिर्फ लमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट आरिफ कुरैशी को नियुक्त किया गया। इस मौके पर मनीष मेहता ने आरिफ कुरैशी के सम्मान समारोह में का आयोजन किया, जो इसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी, विधायक कृपाशंकर सिंह, मनसे के विधायक बाला नांदगांवकर के साथ कई सारे बड़े नेता इस समारोह में शामिल हुए। हम लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। बार काउंसिलर्स जो है, जितने पूरे महाराष्ट्र में जितने बाज हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, लॉयर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या हम उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। और जितने आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने मैक्सिमम पूरे कोर्ट्स के सर्वे कराए। जितने कोर्ट्स हैं, 450 के ऊपर कोर्ट्स हैं तालुका वाइज, तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ जो जजेस को मिलना चाहिए, जो लॉयर्स को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रही है। इसके लिए मैं पूरी तरह से अपनी टीम के साथ कोशिश करूँगा चीफ मिनिस्टर से मिलके और चीफ जस्टिस से मिलके कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। जाहिर बात है कि खुशी होगी। आसिफ कुरैशी साहब महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के चेयरमैन बने। एक मेहनतू और सच्चे इंसान है और उनको 1,65,000 वकीलों ने चुन के दिया। आई विश हिम गुड लक। एक तो आज दिन कितना बढ़िया है, फ्रेंडशिप डे। उसमें हमारा फ्रेंड बोलो, एक अच्छा लायर बोलो, एक हंसमुख चेहरा बोलो, विदर्भ का चेहरा, महाराष्ट्र का चेहरा। और जैसे मुझे खबर मिली, मुझे एडवोकेट अनिल सिंह जो एसजी हैं, सबसे पहले उन्होंने खबर करी और बाद में संदेशा मिला। तो खुशी शब्दों में तो नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आसिफ कुरैशी के फादर हम लोग एक दोस्त हैं, राजनीति में हैं, विधायक रहे हो। पूरे विदर्भ वासियों को अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई वासियों को तो नहीं अच्छा लगता है। तो एक अजात शत्रु एडवोकेट में हैं और मैं पूरी शुभकामना देता हूँ। इनका कार्यकाल इतना बढ़िया हो कि अब तक किसी कार्यकाल उतना बढ़िया नहीं हुआ हो। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो करीब 2 लाख वकीलों के बीच में चेयरमैन बना है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मेरी बेस्ट विशेष है कि आने वाले दिनों में वो चेयरमैन से और आगे काफ़ी ऊंची ऊंचाई को पहुंचे। बिल्कुल, इसीलिए आपने देखा होगा तो आज गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंह जी भी यहाँ हाजिर थे। काफ़ी जजेस थे, काफ़ी एमएलएस थे, मिनिस्टर्स थे। उनको सबको एक मंच पर लाकर आसिफ कुरैशी जो भी गोल है उसको अचीव करने की जरूर कोशिश करेगा। नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम मतलब जो कानून की जो बातें हैं, जो कानून में जो तकलीफें चल रही, लोगों को जो तकलीफें बाहर आ रही है, हम चाहते हैं कि आसिफ भाई जो कुरैशी जो चेयरमैन बने महाराष्ट्र गोवा के, तो हम उनको लोगों की तकलीफ उनके तक लेके जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आसिफ भी उसके ऊपर पूरा ध्यान देके और जो भी निर्दोष आदमियों को जिनको भी जो तकलीफ होगी वो पूरी दूर करने में हमारी पूरी सहायता करेंगे। जिस हिसाब से आसिफ भाई ने जो मुकाम पाया है और जो मेहनत करके आ गया है, हमें पूरा विश्वास है कि आदमी 100% आगे जाएगा और शायद हो सकता है कोई बड़ी पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी दिखे, ऐसी उनके में काबिलियत है। मुझे लगता है कि आज तक उन्होंने बहुत ऑनेस्टली काम किया है, समाज के प्रति काम किया है और सोशल माइंड रखने वाले हैं।
करके उनसे ज़्यादा उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ बस उस भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि आशिफ भाई को लंबी उम्र दे और उनके हाथों से बहुत अच्छा कारोबार हो जाए ताकि उसका फायदा आम आदमी को मिले। बस मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। नासिक जिले के येवला मनमाड़ हाईवे पर कार और टेम्पो के जोरदार भिड़ंत से 6 लोगों की मौत हो गई तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारुति वैन में सवार सभी लोग इंदौर से साई के दर्शन के लिए शिरडी जा रहे थे। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मारुति वैन के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठाणे ग्रामीण के काश्मीरा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाली रुइया पांडव क्षेत्र के भीम अपार्टमेंट में के पहले माले पर ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद फ्लैट के मालिक ने पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में काश्मीरा की लोकल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की, जहां पर बिल्डिंग के सेक्रेटरी के बेटे सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए सभी सामान बरामद किए। तो 30 तारीख को ये जो सरिता इंद्र का जो फिरादी है वो घर पे आया। उन्होंने पूरा वेरीफाई किया घर में उनका क्या क्या चोरी हो गया। तो उसमें बहुत सारा लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर, वॉचेस, इंपोर्टेड वॉचेस, कैमरा, मोबाइल, सोने चांदी के गहने, ऐसे तकरीबन 1,06,600 रुपये के जो मुद्देमाल था वो चोरी हो गया था। इसमें हमने सबसे पहले वो असगर जो था, असगर को जो घटना के दिन वो नीचे में घूमते हुए दिखाई दिया था, उसको ताबे में लिया। उसने बताया कि उसको अच्छी तरह से इंट्रोगेट करके उसने फिर वो गुने का कबूली दिया है। उसमें जावेद प्रकाश और माजिद बिस्कुट ये भी शामिल थे और इनके पास से 100% रिकवरी हमने प्राप्त। बीती रात राजकोट पुलिस ने नशे में धुत शहर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भगवान जी पटेल को हिरासत में लिया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने भगवान जी पटेल की गाड़ी को शक के आधार पर रोका, जिसके बाद पुलिस ने पाया कि अध्यक्ष भगवान जी पटेल नशे में धुत थे और पुलिस ने तुरंत उन पर कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में ले लिया। छानबीन के दौरान पुलिस को गाड़ी में से हथियार भी बरामद हुआ। प्रद्युमन पार्क करके राजकोट सिटी में है, वहाँ से एक होंडा सिटी कार गुजर रही थी। हमें शंका हुई कि इसमें कुछ है, तो कार रोका और उसमें पूछताछ की तो एक आदमी था जिसका नाम था, उसने बताया कि डॉक्टर भगवान जी भाई पी पटेल, उसका खुद का क्लिनिक है मौड़ी प्लॉट में। और वो बोलते बोलते हमें ऐसी आशंका हुई कि उसने केपी प्रवाही पी रखा है। और कार में चेक किया तो एक स्टील का जो 1.5 फुट का धारिया है वो और एक रिवॉल्वर थी, मगर चेक किया तो एयरगन निकली। उसने बताया था कि वो मैं मेरी सेफ्टी के लिए मेरे कार में रखे है जो दोनों हथियार है, मगर पी के कार चला रहा था तो किसी के ऊपर चढ़ जाए कार तो आदमी मर भी सकता था, हिट एंड रन भी हो सकता था, मगर वो सब होने से हमने उसे पकड़ लिया। गोंडल की जाने माने व्यापारी के बेटे जिग्नेश सादरानी को कुछ लोगों ने फोन कर कारोबारी डील के लिए वियतनाम बुलाया, मगर जिन लोगों ने फोन कर जिग्नेश को वियतनाम बुलाया उन्होंने जिग्नेश के अपहरण की साजिश रच डाली। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने जिग्नेश से 90 लाख फिरौती की मांग की, लेकिन जिग्नेश की समझदारी और सरकार की मदद से जिग्नेश को छुड़ा लिया गया। यहाँ से गए वियतनाम के लिए, वहाँ पे हमारे जो बिजनेसमैन थे उन्होंने हमें इनवाइट किया और मिलने के लिए हम गए। हमें एक्चुअली पता नहीं था कहाँ जाना है, तो उन्होंने जहाँ पे हमें बोला वहाँ पे हम गए। वहाँ जाने के बाद में 2 दिन सब सही रहा, उसके बाद में वो माफियागिरी पे आ गए और हमें वहाँ से चाइना की बॉर्डर में ले जाने की भी धमकी देने लगे। शुक्रवार फ्राइडे को लेट नाइट को ये सब मैंने अपने घर पे बताया और शनिवार की मूवमेंट में शनिवार को मतलब सैटरडे को करीब 10:30 बजे वियतनाम की पुलिस हमको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी होटल पे आ गई और उसके लिए मैं आज भारत सरकार का बहुत 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 आभार करता हूँ।
पालघर के तारापुर एमआईडीसी में न्यूट्रोप्लस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिएक्टर में लगी आग में अब तक एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। यह आग इतनी भयंकर थी कि इस आग की चपेट में आने से 2 और कंपनियां भी जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि न्यूट्रोप्लस केमिकल कंपनी जो है इसमें आग लगी थी और कंपनी के सुपरवाइजर अजय बोरे की इसमें मौत हो चुकी है। 40 को आग लग गई। मेरा मैनेजर वामन साहब, उसने मेरे को फोन किया, महेश आग लग गई। मैं तुरंत आया तो देखा तो हमारा कंपनी वाला डर के उधर खड़े थे, कुछ लोग इधर ही थे। तो उनको लेके मैं फिर अपना हमारा ये है पानी का सिस्टम वो चालू किया और न्यूट्रोप्लस को बुझाने के बहुत हम लोगों ने ये किया। बाद में मदद किया। बाद में हमारा वो एम्फो के दूसरे कंपनी उधर से भी लाइन लिया पानी का, और बाद में हम लोगों ने उसको अपना अग्निशामक का गाड़ी को हमारा जाएगा 40-50 हज़ार लीटर। बोईसर एमआईडीसी के प्लॉट नंबर 92 में एक न्यूट्रोप्लस करके एक ड्रग इंटरमीडिएट कंपनी है। तो कंपनी में आज शाम को 10:40 पे ब्लास्ट हुआ। उसमें 2 लोग इंज्योर्ड है। वो जो बाजू की कंपनी थी विनीत टेक्सटाइल, वो 2 लोग इंज्योर्ड है और एक न्यूट्रोप्लस केमिकल का एक आदमी मिसिंग है। फायर ब्रिगेड से 7 से 8 गाड़ी में हुआ है पानी के टैंकर। बात करेंगे एक ऐसे युवती की जिसको शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। एपीएमसी पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी पाटिल को गिरफ्तार किया गया। वो लड़की को झांसा देकर कई बार बलात्कार किया। जब लड़की ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने इनकार कर दिया। अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेंट में सब कुछ हुआ है। कॉन्सेंट में होने के बाद भी लड़की बाद में उसमें आ गई, क्या लेन देन की बात आ गई है। जब उसका फुल पेमेंट उनका 4 लाख का डिमांड था, अगर 4 लाख देता है तो फिर केस खत्म, हम केस नहीं करते थे। नहीं, पुलिस बराबर काम कर रही है, पुलिस का कुछ हो नहीं है इसमें, लेकिन लड़की जो सेक्शन का मिस यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला 11 न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा। संगीत, अभिव्यक्ति का एक अनोखा माध्यम, मगर आज तक केवल मनोरंजन के नजरिए से ही इसे देखा गया है। संगीत के कई आयाम हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। गीत वो है जो गले से सुर बनकर बाहर आए, और जब इसमें साज जुड़ जाता है तब ये संगीत कहलाता है। इसमें लोक संगीत, लोकवाद्य अपने मूल स्वरूप में ही होते हैं और इन्हें बाहरी सजावट की जरूरत नहीं होती। इसलिए लोक संगीत या लोकवाद्य सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं। गीत संगीत का असर मानवीय इंद्रियों पर होता है। इसका उदाहरण कि जिस तरह का गीत हमारे कानों पर पड़ रहा होता है, हम भी उसी मूड में चले जाते हैं।